So hello everyone. Today we are going to discuss about the solubilities of protein. So protein का जो solubility होता है वो कौन कौन से factors पे depend करता है. तो जो solubility है that depends upon the ability of solvent to interact with a solute more strongly than solute particles interact with each other. इसका मतलब कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए सॉल्यूट के इंटरैक्शन से. सॉल्यूट के इंटरैक्शन से सॉल्वेंट का इंटरैक्शन ज़्यादा होना चाहिए. सो जो प्रोटीन्स की सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि पीएच, आयोनिक स्ट्रेंथ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एट्सेट्रा. तो सबसे पहले अगर हम देखें इफ़ेक्ट ऑफ पीएच का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी पर. सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पीएच होता है जहाँ पर कि प्रोटीन के अंदर जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर. सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ऐसा पीएच जहाँ पे कि प्रोटीन के ऊपर देयर इज़ ज़ीरो चार्ज और देयर इज़ नो नेट चार्ज, राइट. सो वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. अगर पीएच जो है, आप ये समझिए यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ. सो अगर जो पीएच है वो पी मीन्स द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. अगर पीएच से कम है तो प्रोटीन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा. प्रोटीन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर आपका जो पीएच है वो पीआई से ज़्यादा है, अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा है तो प्रोटीन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, दैट वुड बी नेगेटिव. एंड इन दोनों ही केसेस में, बोथ ऑफ दीज केसेस, दोनों ही केसेस में जो प्रोटीन है वो सॉल्यूबल होगा. वो क्या रहेगा, सॉल्यूबल रहेगा. अगर मैं बात करूँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, मतलब अगर आपका जो पीएच है वो अगर पीआई के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर रहता है तो इस केस में क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, that at any pH above the isoelectric point the protein molecules have a net charge negative, and at pH below the isoelectric point they have net charge positive. Water solubility of proteins often depends on the repulsive forces between like charges on their surface. सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उन पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, कोई पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है, उनके ऊपर आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं. जैसे कि जो ग्लूटामेट है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो लाइसिन है, आर्जिनिन है, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. अब हम इस डायग्राम से समझते हैं कि क्या हमारे पास इफ़ेक्ट आता है पीएच का. सो अगर हम देखें फर्स्ट डायग्राम के अंदर जहाँ पे कि जो प्रोटीन है, दिस इज़ द प्रोटीन का जो पीएच है दैट इज़ लेस देन पीआई. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या है, लेस है, इट इज़ लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. यानी कि जो पीएच है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो प्रोटीन के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव. सो सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव नेट चार्ज है प्रोटीन के ऊपर. सो आप देख रहे हैं प्रोटीन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव नेट चार्ज है. अब क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं. आपको ये पहले से ही मालूम है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव 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 लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट. दे विल रिपेल ईच अदर. सो रिपल्शन होगा यहाँ पर. सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड केस में कि अगर
पीआई जो है वो ज़्यादा है, अगर आपका पीएच जो है वो पीआई से ज़्यादा है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा है, तो प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। एंड इस केस में भी नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। वहीं अगर हम बात करें पीआई की, यानी कि अगर पीएच और पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर है पीएच, यानी कि जो आपका प्रोटीन है वहाँ पर जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा उसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। सो ये जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है वो स्मॉलेस्ट होती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर। सो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो रिपल्सिव फोर्सेस आर स्मॉलेस्ट एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो जब नेट चार्जेस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। सो व्हेन देयर आर नो रिपल्सिव फोर्स, आपने देखा अभी यहाँ पर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं थी, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, दे विल क्लम्प टुगेदर, वो क्या हो जाएंगे, क्लम्पिंग हो जाएगी उनकी। पहले क्या हो रहे थे, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, एक दूसरे से रिपेल कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वो ऑपोजिट चार्ज के हैं तो अब वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे एंड उनकी क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। सो दे विल क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म द एग्रीगेट्स रिड्यूसिंग देयर सॉल्युबिलिटी, जिससे कि क्या हो जाएगा, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी एंड वो एक तरीके का प्रेसिपिटेट सा बना रहे हैं क्योंकि एग्रीगेट हो चुके हैं। एंड जो प्रोटीन्स लीस्ट सॉल्युबल होते हैं एट देयर isoelectric point can be precipitated from their solutions and this process is known as isoelectric precipitation। अब यहाँ पे precipitate बन चुका है तो ये जो प्रोटीन है वो आसानी से आप आइसोलेट कर सकते हो। सो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर pH जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। सो solubility of a protein at low ionic strength generally increases with increasing salt concentration and this process is known as salting in. It occurs due to the binding of salt ions to the protein ionizable groups, which decreases the interaction between opposite charged groups on the protein molecules. So इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट होता क्या है। सो मान लीजिए कि आपके पास क्या था, एक प्रोटीन का सॉल्यूशन था। ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन का एक सॉल्यूशन है, उसमें ये एक प्रोटीन है, दिस इज़ अ प्रोटीन एंड इस प्रोटीन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ आपको नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं और कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो नेगेटिव, जैसे कि नेगेटिव चार्ज किस वजह से हो सकता है, जैसे ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और आपका एस्पार्टेट के ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसी जो लाइसिन और आर्जिनिन हो गए वो पॉजिटिव चार्ज हो गए। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रोटीन्स के लेक्चर में। नाउ अब क्या होगा, अगर इसकी लो आयोनिक स्ट्रेंथ है, एट लो आयोनिक स्ट्रेंथ अगर मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ, सॉल्ट ऐड करती हूँ, इफ़ आई ऐड सॉल्ट इनटू इट, सो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इस प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन एट लो आयोनिक strength generally increases with increasing the salt concentration and इस process को हम salting in बोलते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमने salt डाला यहाँ पर, सो salt डालने से क्या हुआ कि देखो हमारे पास NaCl salt था, तो ये जो हमारे Na है, Na पॉजिटिव आयोन्स है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन के जो आयनाइजेबल ग्रुप्स थे उनके साथ जा कर के बाइंड हो जाएंगे, बाइंड हो गए। एंड बाइंड होने से क्या होगा, उसके बाद
जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स. ये वाटर के मॉलिक्यूल्स दे विल कम एंड दे विल फॉर्म अ सॉल्वेशन स्फीयर. एक तरीके का उन्होंने स्फीयर सा बना लिया है अराउंड दीज ग्रुप्स. सो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे पास ना एक प्रोटीन का, इस तरीके से हमारे पास प्रोटीन का सॉल्यूशन था, प्रोटीन का सैंपल था. लो आयनिक स्ट्रेंथ पे, एट लोअर आयोनिक स्ट्रेंथ, आपने उसके अंदर क्या डाला, सॉल्ट डाला. यू एडेड द सॉल्ट, जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी है प्रोटीन की, ये अंदर प्रोटीन था, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. दैट इंक्रीज़, एंड आपको कोई पीपीटी देखने को नहीं मिली, कोई प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिला यहाँ पर. यानी कि ये सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, एवरीथिंग इज़ विजिबल टू यू, सॉल्युबल है, लेकिन यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं बनी है. सॉल्युबिलिटी है यहाँ पर. ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो सॉल्युबल है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड दी सॉल्टिंग इन. इसको क्या बोलेंगे, सॉल्टिंग इन बोलेंगे. राइट. सो द solubility of a protein at ionic strength increases with increasing salt concentration, and this process is known as salting in. वहीं सेकेंड केस में अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर देते हो, अगर हमने यहाँ पर बहुत हाई कंसंट्रेशन में सॉल्ट ऐड कर दिया, बहुत हाई कंसंट्रेशन में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन. अगर आपने लार्ज अमाउंट में सॉल्ट को ऐड किया है प्रोटीन सॉल्यूशन के अंदर, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, एंड इसको हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट. क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट ऐड करने से क्या हुआ, उसने हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर लेगा. सो अब जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, इनके साथ जो सॉल्ट है उसके साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देगा. ये देखिए, चारों तरफ से सॉल्ट को वाटर ने घेर लिया है, चारों तरफ से सॉल्ट को वाटर ने घेर लिया है. और जो हमारा ये प्रोटीन है, दिस इज़ अ प्रोटीन, ये बहुत कम यहाँ पे जुड़े हुए हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये फ्री, बिल्कुल फ्री ही है एक तरीके से इसका सरफेस. लेकिन पहले वाले केस में देखा था हमने कि वो सारा वाटर जो था उसकी तरफ एक पूरा एक स्फीयर बना के रखा हुआ था उसने, सॉल्वेशन स्फीयर. बट यहाँ पे क्या है कि वाटर जो है वो सॉल्ट के आयंस के साथ बिजी है. राइट. सो व्हेन द सॉल्ट्स आर एडेड, वाटर जो है उनके साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है. राइट. सो अगर जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर जो है वो सॉल्ट के पीछे पड़ा हुआ है, सॉल्ट के पास बिज़ी है, तो हमारा जो प्रोटीन है वो फ्री रह जाएंगे, एंड वो क्या हो जाएंगे, आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे, आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. एंड दिस इज़ द सॉल्टिंग आउट. इसको क्या बोलेंगे, सॉल्टिंग आउट. तो सॉल्टिंग आउट में क्या हुआ कि हमने एक प्रोटीन का सैंपल लिया था, प्रोटीन का सॉल्यूशन लिया था इस तरीके से, जहाँ पे कि हाई आयोनिक स्ट्रेंथ थी, सॉल्ट हमने ऐड करा, काफ़ी हाई अमाउंट में हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड करा, हाई आयोनिक स्ट्रेंथ थी, जिससे क्या हुआ कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो थी वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड आपको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज द salting out. That is the salting out. So when large amount of salt are added to a protein in a solution, precipitate forms, and this is known as the salting out. सेम चीज़ यहाँ पे है. सो यहाँ पे हमारे पास है लो सॉल्ट, मीन्स द लो आयनिक स्ट्रेंथ, लो सॉल्ट. इधर आप देख रहे हैं जब हमने सॉल्टिंग इन करी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी, आपकी इंक्रीज़ हो गई थी. लेकिन जब हाई सॉल्ट था तो दैट प्रोसेस वाज द सॉल्टिंग आउट. और सॉल्टिंग आउट में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर आप ग्राफ देखोगे इसका, तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि इधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन and here salt,
यहाँ पे इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये जो इंक्रीज़ हो रहा है सॉल्युबिलिटी में, दिस इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में जो आपको इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है वो आपका सॉल्टिंग इन। अगर आप शुरुआत में सॉल्टिंग इन करते हो यहाँ तक, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। वेरएज़ जब हम सॉल्टिंग आउट करते हैं यहाँ पर, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो नेक्स्ट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि असीटोन, इथेनॉल, ये सब क्या करते हैं, दे डिक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन विच allows two protein to come close together through electrostatic force of attraction, and these solvents, due to their low dielectric constant, lower the solvating power of the aqueous solution. So next अगर हम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो डीनेचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे कि जो प्रोटीन है उसका जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज़ द डीनेचुरेशन। सो डीनेचुरेशन क्या होता है, जहाँ पे कि उसकी जो कन्फर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। सो लॉस ऑफ क्वाटर्नरी, टर्शरी और द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो डीनेचुरेशन से क्या हो जाता है, जो प्रोटीन्स है उसके अंदर जो बॉन्ड्स थे, जो कोवलेंट नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वान डर वाल्स फोर्सेस एंड आपका कोवलेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए, ये सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं डीनेचुरेशन के अंदर, राइट। एंड सो डीनेचुरेशन डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. So here the denatured protein loses their 3D structure and therefore they cannot function. So high temperature से क्या हो जाता है, जो proteins है उनमें denaturation हो जाती है. So denaturation से क्या हो जाता है, denaturation of protein decreases the solubility of protein and this reduction in the solubility is irreversible. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.